बाजार में बहुत सारा उतार-चढ़ाव हम देख रहे हैं। कुछ चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स थे और कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी थे, यानी कल का जो चुनाव परिणाम था, क्या वो चुनाव परिणाम डाइजेस्ट हो चुका है? इंटरनल जो छोटे फैक्टर्स थे या ट्रिगर्स थे, वो सारे डाइजेस्ट हो चुके हैं पहले ही या आज अभी भी कुछ बाकी है? और आगे कैसे देख रहे हैं कि बाजार की दिशा और दशा कौन तय करेगा? क्या वो वॉर तय करेगी या क्रूड ऑयल के दाम तय करेंगे या कोई और चीज़ें हैं जो कि बाजार के डायरेक्शन को देंगे, दिखाएँगे? देखिए मुझे लग रहा है कि बाज़ार में जो कल के चुनाव के नतीजे आ गए एलेक्स वो मोटा-मोटी आई थिंक उम्मीद के हिसाब से ही थे। आई थिंक उसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज़ आया नहीं और मार्केट्स ने अभी इनको पूरी तरह से पचा लिया है। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्शंस के बाद, वो ये है कि गवर्नमेंट कितने जल्दी फ्यूल के प्राइसेज़ बढ़ाएँगे। जैसे हमने पहली बार भी आपसे बातचीत की थी कि क्रूड की कीमतें बढ़ने के बाद अभी सभी लोगों का मानना है कि पेट्रोल और डीज़ल कितना महँगा होगा, कितना जल्दी गवर्नमेंट इस अनाउंसमेंट को सबको अनाउंस करती है। और दूसरी बात रशिया-यूक्रेन का वॉर अगर जल्द ही खत्म होता है, तो ये क्रूड का प्राइस और भी हमको लग रहा है $15-20 इस लेवल से भी घट सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं अभी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन थोड़ा सेटलमेंट की तरफ मुड़ रहे हैं और अगर होपफुली आने वाले 8 से 10 दिन में ये वॉर पूरी तरह से खत्म होती है, जिसके संकेत अभी मिल रहे हैं, तो मार्केट्स डेफिनिटली इसको काफ़ी पॉज़िटिवली लेगा और मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा मार्केट्स के लिए क्योंकि इलेक्शंस तो खत्म हो चुके हैं। अभी जो 15-16 तारीख को फेड की मीटिंग है, वहाँ पे हमारा अनुमान है कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स की हाइक होगी और ये मोटा-मोटी मार्केट्स ने एटलीस्ट प्राइसेस में पचा लिया है। तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज़ आता नहीं तो वॉर का ही एक न्यूज़ फ्लो है जो मार्केट्स को काफ़ी हद तक थोड़ा-सा और रीरेट कर सकता है। लेकिन डेफिनिटली कल की भारी बढ़त के बाद आज थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली आपको मार्केट्स में देखने को मिलेगी। हालाँकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनिटली होगा लेकिन ब्रॉड इंडेक्स पे शायद आज आपको थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल सकती हुँ, ठीक है। तो अविनाश सर कह रहे हैं कि कुछ मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल सकती है, काफ़ी चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं। सर हम क्रूड की बात कर रहे थे और तेल के दाम हमने पिछली बार भी बात करी थी और अभी आपने भी जैसे मेंशन किया कि सरकार बढ़ा सकती है, लेकिन उधर साथ ही साथ क्रूड के दाम अब थोड़े-से कम भी हो रहे हैं। मतलब वापस थोड़ा-सा सेटल डाउन हो रहे हैं, तो बहुत हाई जो गया था, वो वापस हो रहा है। क्या ये जो बीच का समय था जिसमें बहुत हाई गया था और उसकी वजह और लेकिन यहाँ पे सरकार ने उसको किसी तरीके से मैनेज किया होगा इलेक्शन के चलते, तो वो पास ऑन नहीं हुआ था। क्या वो अभी लगता है कि पास ऑन हो जाएगा, करा जाएगा या अगर उससे पहले और अगर जैसे वापस से नॉर्मलाइज़ हो रहे हैं क्रूड ऑयल के दाम, तो क्या वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको? आपका क्या अनुमान है सर? है। नहीं, मुझे लग रहा है कि एलेक्स गवर्नमेंट शायद पूरी तरह से इमीडिएटली पूरा जो कॉस्ट इंक्रीज़ है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को घाटा हो रहा है, वो पूरी तरह से एक प्राइस हाइक में शायद ये मामला पूरी तरह से कंप्लीट ना करो, तो मुश्किल से ₹6-7 का पेट्रोल और डीज़ल का प्राइस बढ़ने की डेफिनिटली पॉसिबिलिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमको समझनी चाहिए वो ये है एलेक्स कि रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस यूएस ने लगा दिए हैं। और उसलिए कमोडिटीज़ और क्रूड ये दोनों ही जो इनपुट्स है वो आगे भी प्राइस एलिवेटेड रहेंगे। अगर हम स्टील की बात करें, ऑयल की बात करें, तो ये ऑयल तो रशिया के लिए बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का आइटम है। यहाँ पे सैंक्शंस अगर लगाए जाते हैं, ऑलरेडी यूएस ने तो लगाई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई डेफिसिट तो डेफिनिटली ऑयल के मार्केट में देखने को मिलेगा और उससे लिए $100-105 का प्राइस कंफर्टेबली मुझे लग रहा है रहना चाहिए। ऐसी भारी गिरावट पॉसिबली वॉर खत्म होने के बाद ज़रूर आएगी, लेकिन ये एक सेंटिमेंटल फॉल रहेगी। उसके बाद वापस लोग सप्लाई डेफिसिट के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो मेरा मानना है कि ₹6-7 का जो प्राइस इंक्रीज़ है, वो तो डेफिनिट है। अगर कीमतें यहाँ से भी और बढ़ती है या गिरती नहीं है, क्रूड गिरता नहीं है, तो डेफिनिटली फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को कोई और चारा नहीं रहेगा कि और थोड़ा-सा प्राइस इंक्रीज़ करें। बट ₹6-7 की प्राइस इंक्रीज़ के लिए हमको आने वाले हफ्ते में एक्चुअली तैयार होना चाहिए। ठीक है, ₹6-7 के प्राइस इंक्रीज़ के लिए पेट्रोल और डीज़ल के दामों में तैयार रहना चाहिए, टंकी भरा लेनी चाहिए उससे पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका असर बाकी स्टॉक्स पे या बाकी बाज़ार पे भी पड़ेगा। सर जो बाज़ार पे असर पड़ेगा उसके चलते कहीं कुछ मौके निकल रहे हैं या फिलहाल कुछ अलग रणनीति अपना रहे हैं बाज़ार के अंदर? नहीं, मुझे लग रहा है देखिए इस बाज़ार में एलेक्स आपको ऐसी कंपनीज़ देखनी है, जो बेसिकली कमोडिटी के ऊपर इनका डिपेंडेंस कम है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कम है और कमोडिटी के जो इनपुट्स है जैसे कि स्टील हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, ऐसी कंपनीज़ को देखिए जहाँ पे ऐसी कंपनीज़ को इससे कोई लेना-देना है नहीं।
तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक तो सेक्टर्स बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग है। एक तो आईटी सेक्टर है जो सर्विस ड्रिवन सेक्टर है। हमको लग रहा है कि कल मार्केट्स में आईटी इतना चला नहीं है, लेकिन आईटी में अगर हम टीसीएस की बात करें, अगर एचसीएल टेक की बात करें, तो मुझे लग रहा है काफ़ी अट्रैक्टिव विकल्प है, जो आने वाले साल भर में इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि रुपया वीक हो चुका है और इसका फ़ायदा भी करेंसी का इन कंपनीज़ को मिलेगा। दूसरी कंपनी जो अनलॉकिंग थीम्स वाली है, जैसे कि होटल सेक्टर है, एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उसके बाद टूरिज्म में जो ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर वाली कंपनियाँ हैं, यहाँ पे नज़र रखिए। मुझे लग रहा है कि अभी तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी 27 मार्च से गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है, तो इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ेगा। तो एविएशन भी डेफिनिटली अच्छा चलना चाहिए और उसके बाद जो टिकटिंग वाली कंपनीज़ है, जैसे कि ईज़ी ट्रिप प्लानिंग जैसी कंपनीज़ है, जो ऑनलाइन टिकटें बुक करने में मदद करती है, ऐसे कंपनीज़ के शेयर भी चलने चाहिए। अगर रेलवेज़ की बात करें तो आईआरसीटीसी भी हमको लग रहा है कि एक अनलॉकिंग थीम है। जैसे-जैसे नॉर्मलाइज़ेशन होगा, कोविड पूरी तरह से निकल जाता है, तो इस साल रेलवेज़ के लिए एक नॉर्मल ईयर आ जाएगा और यहाँ से एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आईआरसीटीसी भी दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स में आपको निवेश करना है, जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है और वैल्यूएशंस भी आपके फेवर में।